वेव्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बाय नेचर अगर हम देखें बाय नेचर क्या है, फिर डिफरेंट जगहों पर जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर और एयर कॉलम में जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं क्यों होती हैं, उनकी हार्मोनिक्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा क्वेश्चन माइंड्स ऑन कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन एन एयर कॉलम हैविंग बोथ हैंड्स ओपन। कि अगर हमारे पास एक एयर कॉलम है, एयर कॉलम मींस पाइप, और पाइप के दोनों एंड्स ओपन है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स की जो रेशो है वो क्या होगी? क्या वो इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, या इन्फिनिटी होगी? अभी टॉपिक आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है और हमने इसको इस टॉपिक में कवर भी करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को कनेक्ट करने के लिए कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं, मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा। तो देखो, जब हम पाइप की बात करते हैं जो दोनों एंड से ओपन है, तो हम सबको याद होगा कि जो एंड ओपन होते हैं वहां पर एंटी नोड्स बनते हैं, और जो आपके पास बीच में होगा एंटी नोड्स का ऑब्वियसली नोड होगा। तो फर्स्ट करो मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ, तो वहीं से मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब फर्स्ट स्टेशनरी वेव है। अब इस फर्स्ट स्टेशनरी वेव में अगर आप एंटी नोड्स को काउंट करो तो एंटी नोड्स की तादाद क्या है? 2, और नोड्स कितने हैं? 1। जब नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी 3 एंटी नोड हो जाएंगे और 2 नोड हो जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि एंटी नोड की जो क्वांटिटी है वो नोड से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 1। मतलब नोड जितने भी होंगे उसमें +1 कर दो, एंटी नोड आ जाएंगे। तो अगर एंटी नोड की तादाद नोड से ज्यादा है, तो अगर मुझे नोड्स और एंटी नोड्स की रेशो फाइंड करनी है तो डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगी? दैट विल बी चार्ली। अगर हमारे पास पाइप एक एंड से क्लोज होता फिर इक्वल टू 1 आता, अगर स्ट्रिंग होता तो फिर ग्रेटर देन 1 आता। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हमारे इस टॉपिक में कवर भी होंगे। तो स्टेशनरी वेव है क्या? स्टेशनरी वेव को हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करें कि व्हाट इज स्टेशनरी वेव, तो हम इसके बारे में ये कहेंगे कि स्टेशनरी वेव इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वेव। ये ऐसी वेव है जिसमें एनर्जी हमारे पास कन्फाइंड हो जाती है, वो ट्रांसफर नहीं होती। और ये बात हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में डिस्कस भी किया था कि प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती बल्कि 2 पॉइंट्स के दरमियान कन्फाइंड हो जाती है, जैसे ऊपर पाइप के इन 2 ओपन एंड्स के दरमियान वो कन्फाइंड हो गई। स्टेशनरी वेव नॉन प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये नॉन प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इसकी कंडीशंस को पढ़ चुके हैं कि जब 2 वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ सिमिलर हो, मूव कर रही हो सेम लाइन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके सुपरपोज करने से जो वेव क्रिएट होती है दैट वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। तो इसकी डेफिनेशन को यूं लिखा जाता है कि स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन of two similar waves, और मूव क्या कर रही होंगी? मूविंग इन द सेम लाइन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस डेफिनेशन के अंदर आपको ओवरऑल क्या सारी की सारी कंडीशंस मिल रही हैं स्टेशनरी वेव की? मेरा अगर आपसे क्वेश्चन है कि क्या सारी की सारी कंडीशंस जो हमें स्टेशनरी वेव के लिए रिक्वायर्ड हैं क्या उसमें मिल रही हैं? मतलब अगर मैं इसकी कंडीशंस को लिखता हूं, एक एमसीक्यू मुझसे पूछा जाता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने की, तो मैं इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखूं तो पहला पॉइंट मेरे माइंड में आता है सिमिलर वेव्स, कि वेव सिमिलर होनी चाहिए और हर एतबार से सिमिलर होनी चाहिए। हर एतबार से सिमिलर का मतलब क्या है? कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये तीनों चीजें क्या हो? हमारे पास इक्वल हो दोनों वेव्स की। अगर इक्वल नहीं होगा एम्पलीट्यूड तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरी कंडीशन में मिलती है सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब मैं बता चुका हूं आपको कि अगर एक राइट की तरफ जा रहा है तो उसी लाइन में दूसरी वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है। जैसे एक रोड पे एक गाड़ी रॉन्ग वे आ जाए तो सेम लाइन, और रॉन्ग वे जब गाड़ी आती है तो क्या होता है?
ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो तीसरी कंडीशन आ गई ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अभी भी एक कंडीशन बाकी है कि अगर आप पहली तीनों कंडीशंस को पूरा कर भी लेते हो कि वेव सिमिलर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लाइन सेम है, लेकिन स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने के चांसेस नहीं है। पॉसिबल है कि हो जाए, पॉसिबल है ना हो। तो आप में से कोई बताएगा कि हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या है स्टेशनरी वेव के लिए? फोर्थ कंडीशन क्या है स्टेशनरी वेव के लिए, जो चीज यहां मिसिंग है? और इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ। एम्पलीट्यूड सेम तो मैं मेंशन कर चुका हूं कि एम्पलीट्यूड आपका इक्वल होना चाहिए। चौथी जो हमारे पास कंडीशन है बिल्कुल, दैट इज डिस्क्रीट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती। कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं, और इन मखसूस फ्रीक्वेंसीज को, इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलते हैं? इनको हार्मोनिक्स बोलते हैं। जैसे आप बाजार में अपने शूज लेने जाते हो तो शू का साइज बड़ा स्पेसिफिक होता है। यूरोपियन साइज है, अमेरिकन साइज है, जो भी है वो फिक्स है। आप अपनी मर्जी से नहीं कह देते कि मुझे 42.25 का शू साइज चाहिए। नो, कॉलर साइज स्पेसिफिक होता है। तो कई नंबर्स होते हैं जो डिस्क्रीट होते हैं, जो फिक्स होते हैं, और कुछ नंबर होते हैं जो कॉन्टिन्यूस हैं। तो डिस्क्रीट का ऑपोजिट कॉन्टिन्यूस है। जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सीरीज चलती जाएगी। जैसे हमारी एज वो कॉन्टिन्यूस है, वो हर सेकंड, हर मिली सेकंड, हर नैनो सेकंड बढ़ रही है। लेकिन हमारे कपड़ों का साइज, जूतों का साइज, हमारे सिबलिंग्स, ये सारे डिस्क्रीट हैं, इनका नंबर फिक्स होता है। तो स्टेशनरी वेव में भी याद रखिएगा कि हर फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती। वो फ्रीक्वेंसी कुछ खास होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, जिन पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं, और उन फ्रीक्वेंसीज को हम नाम क्या देते हैं? हार्मोनिक्स। जैसे पाइप के केस में, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो फ्रीक्वेंसी रेंज आती है F1, 2F1, 3F1। क्या F1 और 2F1 के दरमियान किसी फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है? नो। एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक करते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग की बात करें, सेम F1, 2F1, 3F1, इसके अलावा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जब पाइप एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज होता है तो हम लोग ये चीज प्रूव करते हैं कि फिर उसमें इवन नंबर नहीं आते। फिर F1 के बाद 2F1 नहीं आएगा, फिर 3F1 आएगा। तो मतलब वैल्यू फिक्स हमने कर दी। तो ये है डिस्क्रीट का मतलब, कि फिक्स फ्रीक्वेंसीज पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी, उसके अलावा ये प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब डिस्कस करते हैं इसकी प्रोडक्शन को, कि एक्चुअली ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। सिमिलर और ऑपोजिट जो हमने सारी कंडीशंस देखी, अब ये देखेंगे कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। इनकी प्रोडक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें दो वेव्स को कंसीडर करना पड़ेगा, और वो वेव हर एतबार से क्या होंगी? वो सिमिलर होंगी। तो मैं दो वेव्स यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, और मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि ये वेव हमारे पास सिमिलर, और दोनों का मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा। तो लेट से हमारे पास एक वेव ये है, इसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये वेव मेरे पास मूव कर रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसकी जो हमारे पास मोशन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। एक और वेव हमें कंसीडर करनी है, इसको मैं ब्लू से मेंशन कर देता हूं। और ये वेव देखो तो हर तरह से सिमिलर, फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम। और ये वेव हमारे पास मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने देखना है इन दो स्टेशनरी वेव्स का, इन वेव्स का आपस में सुपरपोजिशन। तो इनिशियली यहां पर जो वेव्स प्रेजेंट है, इस टाइम को हम ले लेते हैं कि टाइम 0। तो मुझे बताएं क्या टाइम 0 पर ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं? नो, ना इनका क्रस्ट मिल रहा है, ना ट्रफ मिल रहा है। अब हम टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम 0 है, इसके बाद टाइम का फोर्थ पार्ट T/4, उसके बाद T/2, फिर 3T/4, और जब कंप्लीट टाइम पीरियड है तो वो T, पूरी वेव पास कर चुकी होगी। अब हमने हर टाइम पे ये देखना है कि वेव का कितना हिस्सा आगे ट्रेवल करेगा, क्योंकि बेसिकली वेव मूव कर रही हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको साथ में एक वेव
ड्रॉ अगर करके दूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं वेव के 4 हिस्से करता हूं उसकी मोशन के एतबार से, तो अगर यहां पर 0 है तो यहां टी बाय फोर में वेव का 1/4 हिस्सा मूव करेगा। टी/2 हाफ वेव मूव कर चुकी होगी। 3t/4 3/4 वेव मूव कर चुकी होगी। और टाइम टी पे पूरी वेव मूव कर चुकी होगी। अब इस चीज को मैं विजुलाइज करवा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे। तो टाइम गुजरा टी बाय फोर पे हमारे पास जो येलो वेव है वो अपना 1/4 आगे मूव कर चुकी होगी। तो ये हमारे पास येलो वेव 1/4 आगे ट्रेवल कर चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि, बल्कि नहीं, सिमिलर रखते हैं इसको। अब अगर येलो वेव 1/4 आगे ट्रेवल कर गई है तो ब्लू वेव भी तो 1/4 ट्रेवल करेगी ना। तो मैं ब्लू वेव को भी देखता हूं कि ब्लू वेव भी मेरे पास 1/4 अपना हिस्सा आगे ट्रेवल करेगी। अब जरा गौर से देखो, जब ब्लू वेव भी 1/4 आगे ट्रेवल कर गई तो क्या इन वेव्स की आपस में सुपर पोजिशन शुरू हुई? क्या इनकी ओवरलैपिंग शुरू हुई? और जब इनकी ओवरलैपिंग शुरू हुई तो टाइम टी/4 पे कौन मिल रहा है? क्रस्ट से मिल रहा है। येलो वेव का क्रस्ट ब्लू वेव के क्रस्ट से मिल रहा है। और जब सिमिलर पार्ट मिलते हैं तो क्या एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? आंसर होगा इस पॉइंट पे आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। और किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आगे चलते हैं। टाइम टी/2 पे हाफ वेव आगे ट्रेवल कर जाएगी। तो येलो वेव के हाफ आगे ट्रेवल करने का मतलब है इतना हिस्सा वेव का आगे ट्रेवल कर चुका होगा। इसी तरह से अगर मैं ब्लू वेव को देखता हूं तो ब्लू वेव भी हमारे पास हाफ आगे ट्रेवल कर चुकी होगी। तो ये हमारे पास ब्लू वेव और ये भी राइट डायरेक्शन में हाफ आपके पास आगे ट्रेवल कर चुकी है। अब गौर से आप लोग देखें, अब क्या हुआ? अब जिस जगह पहले क्रस से मिल रहा था अब वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है? 0। लेकिन उसके राइट और लेफ्ट पे देखें, इन दो पॉइंट्स पे जहां वेव सुपरपोज कर रही है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, तो क्या यहां पर कोई पार्टिकल की मोशन होगी? नो। क्यों? क्योंकि जितना क्रस्ट है उतना ट्रफ है, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? 0। मतलब टी/2 पे क्रस्ट ट्रफ से कैंसिल हो जाएगा और पार्टिकल मूव नहीं करेगा। आगे चलते हैं। 3t/4 वेव का 3/4 आगे मूव कर चुका होगा। मतलब ये अब वेव का 3/4 पार्ट आगे मूव कर चुका है। तो येलो मूव कर चुका है लेफ्ट की तरफ। तो जो ब्लू होगा वो कहां मूव कर चुका होगा? राइट की तरफ। तो ये ब्लू वेव और हमारे पास, अब गौर से देखें, आपस में एग्जैक्टली ओवरलैप कर गए। अब एग्जैक्टली ओवरलैप किया तो सेंटर में देखें, अब ट्रफ से मिल रहा है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर और इन पॉइंट्स पे क्रस से मिल रहा है, पार्टिकल कहां मूव करेगा? पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा। समझ आ रही है कि वेव जैसे जैसे आगे मूव करती जा रही है वो आपस में सुपरपोज कर रही है, और सुपरपोज करते हुए कहीं क्रस से मिल रहा है, कहीं ट्रफ क्रस से मिल रहा है। अब टाइम गुजर गया टाइम टी पर 100% येलो वेव पूरी आपके पास लेफ्ट की तरफ मूव कर चुकी होगी। और सिमिलरली आपके पास 100% जो ब्लू वेव है वो भी आगे मूव कर चुकी होगी। तो 100% आपकी ब्लू वेव भी आगे मूव कर गई। और जब 100% ब्लू वेव भी आगे मूव कर गई तो अब जरा पार्टिकल्स की आपस में सुपरपोजिशन देखें। इस पॉइंट के ऊपर दोबारा क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? 0। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर मैं इस पॉइंट के बाद आगे देखूंगा दोबारा ट्रफ से मिलेगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या करेगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इन पॉइंट्स को जो हमने यहां पर मेंशन किए इनको हमने कंपेयर करना है और ये देखना है कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसके साइज को रिड्यूस करता हूं ताकि हम इसको एग्जैक्टली अब ड्रॉ कर सकें। अब देखो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। हम उन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कि जो हमारा सेंटर है, ये वाला पॉइंट, ये है ए। इस पॉइंट के राइट और इस पॉइंट के लेफ्ट पॉइंट सिमिलर हैं। इन पॉइंट को नाम दे देते हैं बी और बी डैश का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को सी और सी डैश का नाम दे देते हैं। अब जरा इन पॉइंट्स को
कंपेयर करने के लिए हर जगह इनका आपस में इफेक्ट देखते हैं कि ये आपका सेंटर लाइन है। अब सेंटर पे आपने देखना है कि सेंटर पे क्या हो रहा है, जो सेंटर आपके पास है वहां पर क्या हो रहा है। तो सेंटर पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर पार्टिकल मूव कर गया अपवर्ड, फिर मीन पे वापस आया, फिर मूव किया डाउनवर्ड। तो मतलब ये वो पॉइंट है जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम अपवर्ड फिर मैक्सिमम डाउनवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो बी है, अब बी को देखिएगा कि बी पॉइंट क्या बिहेव कर रहा है। बी पॉइंट पे ओवरऑल अगर आप देखो तो कहीं भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब टाइम हमारे पास t/4 था, पार्टिकल रेस्ट पे था। टाइम t/2 पे था, क्रस्ट ट्रफ से कैंसिल हो रहा था। टाइम 3t/4 था, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, और टाइम t के ऊपर फिर क्रस्ट ट्रफ से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब बी पॉइंट और बी डैश पॉइंट जो सिमिलर हैं, अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहो तो एक जैसा बिहेव करेंगे। इसका मतलब यहां पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। तो ए पॉइंट पे पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन है और बी पॉइंट पे पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। और इसी तरह से आप सी पॉइंट को देखो तो सी पॉइंट पे आपको यह नजर आएगा कि पार्टिकल की जो मोशन है वो कहां पर है, अपवर्ड है। और अगर हम वेव को आगे ड्रॉ करते जाएं तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की मोशन कहां होगी, डाउनवर्ड। इसका मतलब ये सी पॉइंट वो है जहां पार्टिकल वाइब्रेट करता है अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जब बच्चे इस चीज को रिपीट किया जाता है तो हमें यह पता चलता है कि स्टेशनरी वेव में जब वेव आपस में सुपरपोज कर रही है तो वेव के दो पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जहां पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करता है, और एक वो पार्ट है जहां पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं तो मेरे पास जो पॉइंट ए है, पॉइंट सी है और सी डैश है, यहां मुझे नजर आ रहा है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, चाहे वो मैक्सिमम अपवर्ड है या मैक्सिमम डाउनवर्ड है। और इसके मुकाबले में अगर मैं दूसरे पॉइंट को देखूं जिसको मैंने मार्क किया बी और बी डैश, और अगर ये आगे कंटिन्यू होता डी और डी डैश, इनके बाद आने वाले पॉइंट कि लेट से अगर ये डी है तो ये डी डैश, यहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चे, मिनिमम। और मिनिमम में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वो जीरो, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। तो ये दो पार्ट हैं स्टेशनरी वेव के, जिनको नाम क्या देते हैं, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है इन पार्ट्स को नाम दिया जाता है एंटी नोड्स का। और जिन पॉइंट्स पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं कि वो जीरो है कॉन्टिन्यूसली, उन पॉइंट्स को क्या नाम दिया जाता है, उन पॉइंट्स को नोड्स का नाम दिया जाता है। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो इन लूप्स की फॉर्म में हमारे पास वेव क्रिएट हो रही होती है, और ये जो लूप्स की फॉर्म में वेव क्रिएट होती है, हम इस वेव को नाम क्या देते हैं, स्टेशनरी वेव का। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं, नोड्स और एंटी नोड्स, तो जहां पर भी आपके सिमिलर पार्ट ऑफ वेव मिल रहे हैं, जहां भी सिमिलर पार्ट ऑफ वेव मिल रहे हैं वहां एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, और वहां क्या बन रहा है, वहां पर आपके पास एंटी नोड बन रहा है। और जहां पर भी वेव के ऑपोजिट पार्ट मिलते हैं और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर नोड बन रहा है। तो हमें क्या चीज क्लियर हुई सुपरपोजिशन के अंदर, हमें सुपरपोजिशन के अंदर यह चीज क्लियर हुई कि जब भी हमारे सिमिलर पार्ट ऑफ वेव्स, जब भी हमारे पास सिमिलर पार्ट ऑफ वेव्स वो सुपरपोज करते हैं, तो इनके सुपरपोज करने की वजह से हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। इनकी वजह से क्या होता है, जो वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, और एम्पलीट्यूड जहां पर इंक्रीज करता है स्टेशनरी वेव के उस पार्ट को नाम क्या दिया जाता है, उस पार्ट को एंटी नोड का नाम दिया जाता है। और जहां पर हम ये देख रहे हैं कि वेव के ऑपोजिट पार्ट्स आपस में सुपरपोज होते हैं, ऑपोजिट पार्ट ऑफ वेव्स, क्रस्ट ट्रफ से या ट्रफ क्रस्ट से, उस जगह पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड कैंसिल होकर जीरो हो रहा है। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का इक्वल है, लेकिन एक का अपवर्ड है एक का डाउनवर्ड है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और वो डिक्रीज होकर कितना हो रहा है, जीरो। और हम इस पार्ट को क्या नाम देते हैं, हम इस पार्ट को नोड का नाम देते हैं। तो ये है एंटी नोड और नोड स्टेशनरी वेव के दो पार्ट्स। तो पार्ट्स हमें क्लियर हो गए कि स्टेशनरी वेव के कितने हैं, वो दो हैं।
एक है एंटी नोड और दूसरा हमारे पास पार्ट है वो नोड है। दोनों को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो अब इजीली मैं कह सकता हूं कि एंटी नोड स्टेशनरी वेव का वो पार्ट होता है जहां पर एम्पलीट्यूड कह दो या डिस्प्लेसमेंट कह दो वो मैक्सिमम होती है, और नोड स्टेशनरी वेव का वो पार्ट होता है जहां पर हमारी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नहीं बोलेंगे, यहां पर आप कह दें तो गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि कहेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब एक पॉइंट आप लोग बताएं, क्या एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होती है? क्या एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होती है? आंसर होगा नो, हमेशा नहीं होती। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होता है, कभी अपवर्ड, फिर मीन के ऊपर, फिर डाउनवर्ड। एक टाइम पर या तो पार्टिकल अपवर्ड जब मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा, हमने देखा सुपरपोजिशन में। एक टाइम पर ऐसे पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह वाइब्रेट कर रहा होता। लेकिन जो नोड्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, याद रखिएगा ये परमानेंट होती है। पार्टिकल परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, वो पार्टिकल मूव नहीं करते। अब यहां पर एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड। एंटी नोड और नोड में से कहां स्ट्रेस ज्यादा होती है और कहां स्ट्रेस कम होती है? आप स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन का वर्ड भी यूज कर सकते हो। कहां स्ट्रेन ज्यादा होती है और कहां स्ट्रेन कम होती है? तो आंसर अगर इसका देखें कि आंसर क्या है, फिर मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। एंटी नोड्स के ऊपर याद रखिएगा कि हमारे पास मिनिमम स्ट्रेस होती है। अगर स्ट्रेस मिनिमम तो स्ट्रेन भी मिनिमम, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो आपके पास नोड होते हैं वहां पर आपके पास स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। अब रीजन की तरफ आते हैं, क्यों क्यों हमारे पास एंटी नोड के ऊपर मिनिमम है और क्यों नोड के ऊपर मैक्सिमम है? इसके लिए आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन है क्या। जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन है। अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो वो डिफॉर्मेशन है। जहां पर डिफॉर्मेशन चेंज ज्यादा आएगा वहां पर आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और फिर ये याद रखिएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस जगह डिफॉर्मेशन ज्यादा वहां स्ट्रेस भी ज्यादा। अब मुझे बताइएगा, नोड और एंटी नोड को आपने डिस्कस किया, कहां पार्टिकल फ्री टू मूव है? कहां पार्टिकल फ्री टू मूव है? कहां पर मीडियम के अंदर पार्टिकल्स में डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रही है और कहां कम हो रही है? आप अगर दोनों को देखो तो बेसिकली एंटी नोड में पार्टिकल फ्री टू मूव है। इसके मतलब वहां पर स्ट्रेस कम है, वहां डिफॉर्मेशन आपके पास कम है। लेकिन अगर आप नोड पे देखो तो वहां पर आपने जकड़ दिया पार्टिकल्स को। इसका मतलब क्या हुआ? आपने उनकी डिफॉर्मेशन उनके अंदर मैक्सिमम क्रिएट कर दी और अब उनको आप मूव नहीं करने दे रहे। उधर स्ट्रेस क्या है? ज्यादा है, खिंचाव ज्यादा है। तो नोड्स के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्यादा होता है, और जहां पार्टिकल फ्री टू मूव है इसका मतलब उसमें स्ट्रेस क्रिएट ही नहीं हुआ। उसमें पार्टिकल के अंदर हमने किसी तरह की डिफॉर्मेशन क्रिएट ही नहीं की, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स एंटी नोड हैज मिनिमम स्ट्रेस एंड नोड हैज मैक्सिमम स्ट्रेस। क्योंकि जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्यादा होगी इसका मतलब वहां फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है, वहां फोर्स ज्यादा लग रही है। तो एंटी नोड पे तो पार्टिकल पे लग ही नहीं रही, वो पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। इस अंदाज से आप इस चीज को सोच सकते हो। तो स्टेशनरी वेव की अब प्रोडक्शन को हमने देखा कैसे प्रोड्यूस होती हैं और हमारे पास उसमें कौन कौन से पार्ट क्रिएट होते हैं। अब कुछ पॉइंट डिस्टेंस के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि स्टेशनरी वेव में दो तरह के हमारे पास पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जहां पार्टिकल परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है, परमानेंटली, क्योंकि यहां हमेशा क्रस्ट रफ से मिलेगा, एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा होगा। और एक स्टेशनरी वेव का वो पार्ट है जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, या पार्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखो अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल अपवर्ड जाएगा तो यहां डाउनवर्ड, फिर यहां अपवर्ड, फिर यहां डाउनवर्ड, और फिर अगर यहां पर डाउनवर्ड है तो फिर यहां अपवर्ड है। एक टाइम पर एक जगह, दोनों जगह नहीं हो सकता। अब जब हम इनको मिलाते हैं तो हमें जो विजुलाइज होती है वेव वो लूप की फॉर्म में नजर आती है। जैसे हम ट्रांसफर वेव को देखते हैं ना, कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ
बेसिकली ये उसी तरह की है, लेकिन लूप्स नजर आते हैं कि अगर आपके हाथ में एक रबर बैंड है, उसको आप तोड़ दो और उसके सेंटर से उसको प्लग करना स्टार्ट करो तेज तेज, तो आपको उस रबर बैंड के लूप्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या वो रबर बैंड एक ही टाइम पर ऊपर नीचे दोनों मूव कर रहा होता है? नो, वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा होता है कि हमें अपीयर वो लूप की फॉर्म में होता है। अब डिस्टेंस के ऊपर आते हैं कि नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान हमारा डिस्टेंस क्या होता है। तो ये मार्क कर देता हूं, ये नोड है और ये हमारे पास एंटी नोड्स है। यहां भी ख्याल रखना है सेंटेंस का कि क्या सेंटेंस में अल्टरनेट का वर्ड यूज हुआ है या कंजेक्टिव का वर्ड यूज हुआ है। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हैं और आपने सोच के आंसर देना है मुझे। पहला, डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव नोड्स और एंटी नोड्स, और लिखा हुआ है, एंड नहीं है, ये उर्दू वाला और नहीं इंग्लिश वाला हो रहा, ठीक है। दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? ये देखो, यहां से यहां तक ये दो नोड्स का डिस्टेंस है, और इसी तरह से अगर मुझे दो एंटी नोड्स का डिस्टेंस चाहिए तो वो मेरे पास कहां से कहां तक है? वो यहां से लेकर यहां तक होगा। ये डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2, बिल्कुल लैम्डा बाय 2। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दो नोड्स और दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपका हाफ लूप है? क्या कह सकता हूं कि दो नोड्स और दो एंटी नोड्स के दरमियान हाफ लूप है? नो, कंप्लीट लूप है, एक लूप है, हाफ नहीं है बच्चे। अगर आप और से देखो तो दो नोड्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो तो एक लूप बन रहा है, तो एक लूप लैम्डा बाय 2 है। इसी तरह दो एंटी नोड्स को देखोगे तो दो आधे आधे लूप बनेंगे। ये देखें, आधा लूप इधर है, आधा लूप इधर है, मिलकर एक लूप बना। तो जब भी एक लूप होगा वो लैम्डा बाय 2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नोड्स और एंटी नोड्स कंजेक्टिव होगा तो ये लैम्डा बाय 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के दरमियान कितना है? एंड, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान, अब फासला कितना होगा? एक नोड और एक एंटी नोड और कंजेक्टिव, मतलब आप यूं कह लो कि ये एंटी नोड है और ये नोड है, ये डिस्टेंस अब आपको रिक्वायर्ड है। ये एंटी नोड और ये नोड, ये होगा आधा लूप, और आधे लूप का मतलब होगा ये लैम्डा बाय 4 होगा। तो एक नोड से लेकर दूसरे नोड एंटी नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है। तो ये और एंड का ख्याल रखना है। तीसरा, अल्टरनेट, अल्टरनेट एक छोड़कर, तो अल्टरनेट नोड्स और अल्टरनेट एंटी नोड्स, मतलब पहले नोड से लेकर तीसरे नोड तक, बीच में दूसरा छोड़ दिया, पहले एंटी नोड से लेकर तीसरे एंटी नोड तक, बीच में दूसरा छोड़ दिया। अब क्या डिस्टेंस होगा? अब आपका डिस्टेंस होगा लैम्डा। अब डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा, क्योंकि एक नोड से लेकर जब आप तीसरे नोड तक जाओगे तो बेसिकली ये दो लूप हैं, ये दो लूप बनेंगे, और अगर दो लूप बनेंगे तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 ये कितना आएगा? ये लैम्डा आएगा। एक और डायग्राम में एक और जगह आपको मार्क में कर दूं ताकि आपको ख्याल रखना है इस चीज का कि इस एंटी नोड से लेकर तीसरे एंटी नोड तक, बीच में दूसरा नोड छोड़ दिया, ये है अल्टरनेट। तो ये आपके पास डिस्टेंस कितना है? ये आपके पास लैम्डा। तो इसको विजुलाइज अगर आप करो तो हो क्या रहा है, जब आप दो नोड्स और दो एंटी नोड्स में डिस्टेंस देखते हो तो एक लूप बनता है लाइक दिस। एक लूप यूं बनाओ या एक लूप यूं बनाओ, आधा आधा करके, ये एक लूप है। एक लूप लैम्डा बाय 2 होता है। जब नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस देखते हो तो बेसिकली आप आधा लूप देखते हो, हाफ लूप, ये हाफ लूप है, एक नोड और एक एंटी नोड, ये लैम्डा बाय 4 होगा। और जब आप अल्टरनेट नोड्स और अल्टरनेट एंटी नोड्स देखते हो तो फिर दो लूप बनते हैं, और जब दो लूप बनते हैं तो वो कितना होगा? वो लैम्डा होगा। तो हमने अपनी याददाश्त के लिए इसको इतना सिंप्लीफाई कर लेना है कि एक लूप लैम्डा बाय 2 होता है, आधा लूप लैम्डा बाय 4 होता है। तो अगर एक लूप लैम्डा बाय 2 तो दो लूप वो लैम्डा के इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये डिस्टेंस के हवाले से पॉइंट है।
अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेशनरी वेव में एमसीक्यू के हवाले से, इसको एज अ नोट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। स्टेशनरी वेव में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इन फेज होते हैं? स्टेशनरी वेव में वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो इन फेज होते हैं? इन फेज अल्टरनेट सिमिलर लोगे, नोड नोड का, एंटी नोड एंटी नोड का, नोड और एंटी नोड नहीं लोगे। वो कौन से पॉइंट हैं जो इन फेज होते हैं? याद रखिएगा, स्टेशनरी में तमाम वो पार्टिकल्स जो हमारे पास कहां पर है, बिटवीन नोड्स, बिटवीन नोड्स, दो नोड्स के दरमियान, वो इन फेज होते हैं। तो ऑल द पार्टिकल्स इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट वाइब्रेट इन सेम फेज। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपके पास ये दो नोड हैं तो इन नोड के दरमियान एक टाइम पे तमाम पार्टिकल कहां मूव कर रहे होंगे? अपवर्ड। तमाम पार्टिकल कहां मूव कर रहे होंगे? अपवर्ड मूव कर रहे होंगे। और इसी तरह से एक टाइम पे यहां तमाम पार्टिकल कहां मूव कर रहे होंगे? वो डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे। तो जब इन पार्टिकल्स की मोशन एक जैसी है तो ये तमाम पार्टिकल आपस में क्या होंगे? ये इन फेज होंगे। तो दो जो कंजेक्टिव आपके पास नोड्स है ना, उनके दरमियान हर पॉइंट क्या होता है? वो इन फेज होता है। ये चीज आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है कि ये जितने पॉइंट्स हैं बिटवीन टू नोड्स, इनकी मोशन एक जैसी है, ये आपके पास इन फेज है। ये जितने पार्टिकल हैं इन तमाम की मोशन एक जैसी है, ये इन फेज है। लेकिन जब मैं इनको आपस में कंपेयर करूंगा कि अगर फर्ज करो इन तमाम पार्टिकल्स को मैंने नाम दे दिया कि ये मेरे पास ए है और इन तमाम पार्टिकल्स को मैंने नाम दे दिया बी, तो क्या ये आपस में इन फेज हैं? नो। ए अपवर्ड मूव कर रहा है और बी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री है। तो हमें जो चीज यहां पर एमसीक्यू के लिए याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि ऑल द पार्टिकल्स इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट का मतलब है दो नोड्स के दरमियान, वाइब्रेट इन सेम फेज। all the particles in one particular segment they are in phase। और अगर मैं कहूं कि पार्टिकल्स इन टू कंसेक्टिव सेगमेंट्स, फिर क्या कहेंगे? हम कहेंगे दे डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री। वो 180 डिग्री के साथ क्या कर रहे होंगे? वो डिफर कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स आर इन फेज और आउट ऑफ फेज? पार्टिकल इन between two consecutive nodes are in phase or out of phase? दो consecutive nodes के दरमियान जो पार्टिकल हैं वो इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं? इन फेज है। एंड द पार्टिकल्स बिटवीन consecutive antinodes, particle between consecutive antinodes, they are in phase or out of phase? They are out of phase। तो ये आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि कौन इन फेज है और कौन आउट ऑफ फेज होगा। तो एक सेगमेंट में रहते हुए तमाम पार्टिकल वो इन फेज होते हैं। तो ये नोड और ये नोड, इनके दरमियान एक टाइम पर पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? या अपवर्ड, या फिर वो कहां मूव कर रहा होगा? डाउनवर्ड। तो ये पॉइंट्स क्या हैं? दे आर ऑल इन फेज। नोड्स के दरमियान इन फेज होता है। तो कंजेक्टिव नोड्स के दरमियान फेज, कंजेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान आउट ऑफ फेज, वो इन फेज नहीं होगा।